गाइस, वेलकम टू बैंक आईक्यू। बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीबीएस एंड एमआरएस। सीबीएस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, उसका नाम है कोर बैंकिंग सिस्टम, एंड एमआरएस की बात करें मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगर हम ये कोर बैंकिंग सिस्टम बेसिकली हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड है। जितने भी हमारी और ब्रांचेज है सारा हमारा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं, तो इसमें हम ये बात करेंगे सीबीएस के अंदर। और बात करते हैं एमआरएस के। एमआरएस हमारा एक जो करेंसी इश्यूज होती है वो किस बेस पे होती है, किस सिस्टम में काम करती है, वो रिजर्व मिनिमम सिस्टम होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता है। तो हम इस बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। मेरा नाम है मोहित सेतिया। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, इस समय पर आपकी स्क्रीन पर मेरा टेलीग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, आप किसी पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं सीबीएस की, कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अंदर, कोर बैंकिंग सिस्टम और या सोल्यूशन। कोर बैंकिंग एक ऐसी बैंकिंग है जैसे कि हम किसी भी बैंक में अपना अकाउंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि हम हरियाणा स्टेट में रहते हैं, हरियाणा स्टेट के किसी सिटी के अंदर हमने अकाउंट ओपन किया, देन हमें किसी मजबूरनवश या हमें नौकरी पेशा के लिए हमें किसी और स्टेट में जाना पड़ा, एंड वहाँ पे हमें कोई बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठाना हो तो हम वहाँ पे लाभ उठा सकते हैं। आपका जैसे फॉर एग्जांपल एसबीआई या किसी पीएनबी में अगर हम आपका अकाउंट है, तब किसी और स्टेट या सिटी में जाके, तो पीएनबी या पर्टिकुलर रिस्पेक्टिवली एसबीआई बैंक में जाके आप उसकी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली कोर बैंकिंग सिस्टम इसी सिस्टम को ही कहते हैं कि जो हमारी ब्रांचेस, अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग ऑफ ब्रांचेस जो हमारी रहती है, वो इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में। सभी जितनी ब्रांचेस हैं एक बैंक की, एसबीआई की, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर वह इंटरकनेक्टेड रहती है। तो कोई भी फैसिलिटीज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। ऑपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑन सीबीएस। इस सिस्टम के तहत आप किसी भी बैंक ब्रांच से जाके अपनी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं या अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। अवेल बैंकिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी ब्रांच, वही जो हम कोई भी सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, ये इनका मेन मोटो है जो कोर बैंकिंग सिस्टम का। और कोर की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो हम अब देखते हैं कि हम इस फैसिलिटीज़ के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें प्रॉफिट हो सकता है। टू मेक इंक्वायर्स अबाउट द क्रेडिट एंड डेबिट और बैलेंस एंट्रीज। मान लो कि अब हमारा होम टाउन नहीं है, वहाँ पे हमने अकाउंट ओपन किया, हम किसी और स्टेट के अंदर हैं, तो वहाँ पे हमें ये जानकारी लेनी है, क्योंकि अधिकतर अब तो ऑनलाइन का सच जमाना है, आप ऑनलाइन भी जानकारी ले सकते हो। मतलब बट आज भी काफ़ी जगह पर इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। इंसान मतलब कि आम जनता को नहीं पता है कि इंटरनेट सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं, उस पर भी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री जान सकते हैं। बट अगर वो चाहते हैं कि वो किसी बैंक में जाकर जानकारी लेना चाहते हैं, तो नज़दीकी किसी भी ब्रांच में जाके, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो वहाँ पे जाके आप क्रेडिट या डेबिट के संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो बता सकते हैं, आपको मना नहीं किया जाएगा कि आप किसी और बैंक में, किसी और बैंक स्टेट में जाके आपका अकाउंट है तो आपको फैसिलिटीज़ वहीं पे दी जाएगी। स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए हो, अगर आपको लोन वगैरह के लिए अप्लाई करना हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको होम स्टेट में जाना पड़ेगा, होम ब्रांच है आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। डिपॉजिट और विड्रॉल कैश फ्रॉम एनीवेयर, ये भी हो गया। आप कहीं से पैसा जमा भी करा सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं, या आप किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं। चेक हो गया, चेक आप किसी बैंक में लगा सकते हैं, चाहे हमारा आप अपने अकाउंट में चेक जमा करवाना हो, या मान लो किसी अदर पर्सन में जो हमें चेक दिया, तो वो भी आप किसी ब्रांच में लगा सकते हैं। ट्रांसफ़र फंड, अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है, आपको कुछ डिटेल्स वगैरह रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो आप वो भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट वगैरह की आपकी, हाँ एक ही जो आप एफडी वगैरह या आरडी भी करवाना चाहिए वो भी कर सकते हैं। उसके अगर एफडी पे इतना इंटरेस्ट चल रहा है तो वो भी आपको कितना इंटरेस्ट बन चुका है या इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, तो वो भी नज़दीकी किसी ब्रांच में जाके कर सकते हैं। ये सारा इसी फैसिलिटीज़ पे होता है। बट ये काम किस पे करते हैं, ये बेसिकली एप्लीकेशंस होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें पूरा ये काम करते हैं। बट वो एप्लीकेशंस कुछ कंपनीज हमें प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा फिनेकल है वो हमारा इन्फोसिस कंपनी, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी जो हमें प्रोवाइड करती है पूरा बैंकिंग सोल्यूशन। और दूसरा है बीएनसीए, ये हमारा टीसीएस के द्वारा डिज़ाइन किया है। टीसीएस भी काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी है, और फ्लेक्सक्यूब, ओरेकल, ये तीनों हमारी बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो अधिकतर हमारे इंडियन बैंक के अंदर या बैंकिंग प्रोसेस के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये यूज़ किए जाते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर हैं। अब आपको मैं बता दूं, जो हमारा फिनेकल है वो हम यूज़ करती है, पीएनबी यूज़ करती है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, वो भी ये यूज़ करती है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स या हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ बैंक्स हैं जो आपको मैं कुछ नाम बताए हैं, ये यूज़ करती है फिनेकल। अगर बात करें बैंसी जो टीसीएस के द्वारा गया है, ये इसके अंदर हमारा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे लार्जेस्ट बैंक है का अगर कस्टमर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, ये इस तरह काफ़ी सारे बैंक से जो यूज़ करते हैं, ये यूज़ करती है आपका बीएनसी यूज़ करती है।
अब फ्लेक्स क्यूब ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, इसमें आ गया येस बैंक हो गया, आपका HDFC बैंक हो गया, सिंडिकेट हो गया, कैनरा बैंक हो गया। ये कुछ बैंक के नाम है, मतलब ये इसके अलावा बहुत सारे बैंक हैं, बट मैं कुछ यूनिक बैंक के नाम बताऊँ जो हम डेली देखते हैं इन बैंकों। तो वो ये सर्विस प्रोवाइडर है जो हमारे को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम किसी और स्टेट में, हम अपने होम स्टेट के बजाय किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में जाके भी हम बैंकिंग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका कोर बैंकिंग सिस्टम का मेन यही मकसद है। तो हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। उससे पहले मैं आपको एक और बात करना चाहूँगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे देश के अंदर जो करेंसी है उसको किस बेस पे जनरेट किया जाता है या प्रिंट किया जाता है। उसका ऐसा तो है नहीं कि जब मन किया उसको प्रिंट कर दिया, उसको मार्केट में फैला दिया, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, वो हमारा बेसिकली जो सेंट्रल बैंक के हाथ में ही होता है, जो हमारा RBI है, तो उसने नई सिस्टम बनाया हुआ है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है, मैं छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लीजिए कि 5 पर्सन हैं और उनके पास 50 किलो गेहूँ हैं, ठीक है, और उनके पास 500 रुपीज़ हैं, उनको 500 रुपये दिए गए। तो मान लीजिए एक पर्सन के पास 10 किलो गेहूँ आया, वो हुआ आपका 100 रुपीज़ का, यही हुआ, 500 हो गया और 10 किलो गेहूँ हुआ। अगर मान लो इन 500 रुपये की जगह मैं इनको अगर 1000 रुपये देता हूँ, यही 10 किलो गेहूँ इनको 200 रुपये का मिलेगा, यानी कि महंगाई बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम अपने देश में ज़्यादा पैसे बढ़ाते जाएंगे तो हम अमीर हो जाएंगे या हमारे इकोनॉमिक और ग्रो करने, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का हमें बैलेंस लेना पड़ता है, कैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, ये काफ़ी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसी गलती को दोहराया था जर्मनी और जिम्बाब्वे ने। ये 2 कंट्रीज थी जिन्होंने ऐसे ही अनलिमिटेड मात्रा में मनी को प्रिंट कर दिया था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी फेस करना पड़ा था। तो ये गलती कोई भी कंट्रीज नहीं दोहराती है, जिसकी वजह से कुछ सिस्टम होता है जिसको मेंटेन किया जाता है। और वैसा ही हमारे देश में जो सिस्टम है वो है RMS, रिजर्व मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये इस सिस्टम के तहत किया जाता है, और जो भी हमारा फाइनेंस सिस्टम है जो कंट्रोल किया जाता है हमेशा सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो सेंट्रल बैंक हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही ये इंट्रोड्यूस किया था। 1956 के अंदर MRS इंट्रोड्यूस किया गया था, और RBI को ही ओनली अथॉरिटी है, वही मनी प्रिंट कर सकती है। बट जो MRS सिस्टम किस बेस पे काम करता है, इसको अगर मान लो कि 200 करोड़ रुपये की मनी प्रिंट करनी है, 200 करोड़ की मनी प्रिंट करना है, तो इसको 115 करोड़ रुपये एज ए गोल्ड इनको अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, और 85 करोड़ रुपीज़ फॉरेन एक्सचेंज मनी के रूप में इनको रखना पड़ेगा। अगर ये मेंटेन कर लेती है RBI अपने अंडर 200 करोड़ रुपये इस मात्रा में, 115 करोड़ रुपये गोल्ड और 85 करोड़ रुपये फॉरेन एक्सचेंज की अनुसार रख लेते हैं, अनुसार रिजर्व कर लेते, देन वो 200 करोड़ रुपीज़ प्रिंट कर सकते हैं मनी, एंड वो हमारे मार्केट में आ जाएगा 200 करोड़। इससे पहले कौन सा सिस्टम था जो चलता था, मतलब कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम से पहले था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये सिस्टम था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। ये 1956 से पहले यही सिस्टम यूज़ किया गया था। हिल्टन यंग कमीशन ने इसे रिकमेंड किया था, और इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि अब हमारी जो गोल्ड की क्वेश्चंस है वो अप्रोक्सीमेटली 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपये, बट उस टाइम पैसा पहले नहीं था। पहले क्या था, ओनली 40% ही हमें गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज को दोनों को 40% रखना था। इतना परसेंट हमारे पास गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज के रूप में होना चाहिए, तभी हम मनी को प्रिंट कर सकते हैं, उतने अमाउंट को हम प्रिंट कर सकते हैं। जो बाकी का 60% है वो हमारा 1 रुपीज़ का नोट हो गया, 1 रुपीज़ कॉइन हो गया, बाकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या एसेट्स हो गए जो गवर्नमेंट के होते हैं वो होने चाहिए। देन आप उसको 60% ये एसेट्स हो गए और 40% आपको गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज के रूप में होगा। बट इसके काफ़ी सारे डिमेरिट्स थे, इकोनॉमी इतनी वर्क नहीं कर रही थी, जिसके बाद जो हमारा निकाला गया तो यही था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। 1956 में ये इजाद किया था। तो गाइज ये थी आज की 2 टॉपिक्स। हमने जो किया कोर बैंकिंग सिस्टम और दूसरा क्या था मिनिमम रिजर्व सिस्टम। थैंक यू सो मच गाइज देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।